बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज का नावल का नाम है रूह का मकीन और इसकी राइटर है नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब भी वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता कमरे के ऐन सामने पहुंच गया, जब अंदर से फिरोज साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, इतना बड़ा और अहम फैसला किसी जज्बातीपन या हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। उसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। उसने सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए ये फैसला किया है, वरना वो वही शाह मीर नवाज़ है जिसे ऐना फ़रोज़ से नफ़रत थी, जो ऐना फ़रोज़ की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। आज वो बैठे बिठाए अपने फैसले मेरे हक़ में क्यों करने लगे, सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पे साबित कर देना चाहता है कि उसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शाह मीर नवाज़ से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तनहा रह जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन शाह मीर नवाज़ का सहारा कभी नहीं लूँगी। वो ऊंची आवाज़ में बोलती निढाल हो रही थी और फिरोज़ साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है, तुम्हें आज का सोचना चाहिए। वो सचमुच तुम्हें। प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात बंद कर दे। मेरा कज़न कोई है ना, मेरा कोई अपना है। मैं पहले भी बेबस हूँ, मुझे और बेबस मत करें, मुझे मेरे हाल में जीने दें प्लीज़। वो रोती हाथ जोड़ती रूहानसी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? वो उनकी अधूरी बात पे चीख उठी थी। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है, ये आपको ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक बिलक कर रो पड़ी। मुझे तनहा छोड़ दें। उसे मज़ीद खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो अध खुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो तो उसे देख कर ही नफरत से रुख मोड़ गई थी, जबकि फ़िरोज़ साहब को कुछ हौसला हुआ। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और इस खामोशी को वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी, और यही आवाज़ फ़िरोज़ साहब के लिए अजियत का बायस बन रही थी। उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए उसे बोलना पड़ा। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे कह रहा हो, आप जाइए, इससे मैं निपट लेता हूँ। और वह कदरे तवक्कुफ़ से उठ खड़े हुए। दरवाजे की सिमत भरते हुए उनके कदम बोझल लग रहे थे। उसने पल भर के लिए पास से गुजरते फिरोज साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मबहम सा हौसला दिया और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़ फोड़ भी नज़र आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों तले रोंदता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए उसके सामने आ रुका। मेरा ख्याल था मुझे तुम्हारे रूबरू आने की नौबत नहीं आएगी और मामला हल हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा मंजूर नहीं था। मुझे क्या मंजूर है और क्या नहीं, ये जानने वाले आप कौन होते हैं? वो यकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई। मैं कौन होता हूँ बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर करवाने आया हूँ कि इस तरह चीख चिल्लाकर सबको प्रेशराइज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा वही जो मैं चाहूँगा, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बिलबिला उठी थी। हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इस शादी पे किस लिए ज़ोर दे रहे हो, ताकि बाद में अपनी अजमत के झंडे गाड़ सको, तुम्हें मज़ीद सराहा जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शाह मीर नवाज़, जितनी नफ़रत तुम मुझसे करते हो, इससे 10 गुना ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करती हूँ। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई से गेट लॉस फ्रॉम हेयर। उसका लहजा इंतहाई ही तकमीज़ था और दूसरे ही पल शाहमीर का बड़ी हाथ जन्नाटे से उसके चेहरे पर नक्श हो गया। वो बैठे बैठे बेड पर औंधी गिरी और शाहमीर का दिल उसकी तकलीफ़ पर तड़प कर उसकी सिमत लपका, मगर उसको अपने दिल की लगाम खींच कर रखना पड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही नरमी और अपनाइयत से बदसन थी। ये थप्पड़ मैंने अंकल पर चीखने चिल्लाने के लिए मारा है। तुम्हें अपनी बददिमागी में बड़े छोटे की तमीज़ भूल गई है। ना तुम्हें अपना एहसास है, ना किसी और का। शाहमीर ने गुस्से से कहते हुए उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया, बल्कि झंझोरा था और वो उसकी बात पर फट पड़ी थी। मुझे एहसास नहीं है? मुझे? उसने शाहमीर का गिरबान पकड़ लिया था। ईना या ऐना, ऐना प्लीज़। शाहमीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो बिफर गई थी। बस मुझे कोई दलील मत देना। इन 4 सालों में मुझे इन दीवारों ने दलीलें ही तो दी हैं, और इन दलीलों के सहारे ही तो जी रही हूँ एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं हर तरह से हार चुकी हूँ। शाहमीर, जानते हो जीने की ख्वाहिश कितनी शदीद होती है? मुझ में भी ये ख्वाहिश थी, मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए मौत की दुआएं
ऐना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहो। शाहमीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो शाहमीर के हाथों में ही चेहरा छुपा के बिलक बिलक रो दी। तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे, तुम ही तो कहते कि थे कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ हो जाए तो मैं ऐना फिरोज़ का कत्ल करूँगा। देखो आज आज मैं खुद तुम्हें अपना कत्ल माफ़ करती हूँ। मैं बहुत अजियत में हूँ शाहमीर, मुझे इस अजियत से निकाल दो। अब की बार शाहमीर की बर्दाश्त जवाब देगी। हाँ, तुम सचमुच सबको तंग करने के लिए पैदा हुई हो। तुमने हमेशा सबको सताया है। देखो तुमने किस किस को सताया है, तुम्हें सबूत चाहिए ना। आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो गुस्से से पलट कर कमरे से चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो न जाने क्या क्या उठा लाया था और सब कुछ उसके सामने बेड पर ढेर कर डाला। देखो तुमने किस किस को सताया है ऐना फिरोज, देखो नफरतों के सबूत देखो। वो इंतहाई गजब से कहता धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चला गया। आज पहली बार शाहमीर इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला था और उसका ये रूप नाकाबिले यकीन था। वो हैरत ज़दा सी बैठी बेड पर बिखरी अशिया को और कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। उसने लरजते हाथों से इन चीज़ों की सिमत हाथ बढ़ाया था। अंदर बेचैनी भर रही थी। आज सर्दी की लहर मामूल से ज़्यादा थी। घरों और सड़कों पर भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी की गहमा गहमी बहुत कम नज़र आ रही थी। ज़्यादातर लोग अभी बिस्तरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक वो थी जो हर चीज़ से बेनियाज दंदनाती फिर रही थी और उसके यही हाकिमाना अंदाज थे जो अनीसा बेगम को आग लगाते थे। उन्हें ऐना फरोज़ एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन बीजान की वजह से वो आज तक खुलकर इस गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि गिलानी हाउस में शुरू से ही अब तक बीजान का हुक्म चलता आ रहा था और कभी भी किसी ने उनकी हुक्म अदोली की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर पेचोताब खा के रह जाती थी। बज़ाहिर खुशबाश और अच्छी अच्छी नज़र आती थी, मगर ऐनी की नज़र उस अच्छी के पीछे का हाल भी जानती थी, तभी उनको तंग करती थी और मज़ीद चिढ़ाती थी। अभी भी कुछ यही हाल था। वो पूरे एरिया में साइकिल से चक्कर काट के आ रही थी और उसको इतनी सर्दी में बाहर से आते देखकर बीजान परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे, क्यों अपने साथ साथ मेरी जान की भी दुश्मन हो रही हो तुम। सर्दी देखी है आज, अरे हाथ देखो इसके कितने ठंडे हो रहे हैं। समीर पुत्र ज़रा हीटर तो ऑन करो, देखो बर्फ़ हो चुकी है। बीजान उसके हाथ पकड़ पकड़ कर देख रही थी जो ठंडक से सुर्ख पड़ चुके थे। बीजान ये बर्फ़ नहीं हो चुकी, बर्फ़ का ब्लॉक हो चुकी है। किसी गोला गंडे बनाने वाले को दे आते हैं। समीर बेजारी से कहता उठकर हीटर ऑन करने लगा। नवारा पुत्र अंडे उबाल चुकी हो तो इसके लिए भी दे जाओ, कहीं ठंड से नमूनिया ही ना हो जाए, उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा और उन्नीसा बेगम का कलेजा जल गया था इतने लाड प्यार देखकर। हो, इतनी आसानी से नमूनिया नहीं होगा, बड़ी मजबूत हड्डी है कमबख्त की। वो मुंह में बुड़बड़ा रही थी। दादो पराठा भी, उसने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारा पुत्र नवैरा से कह दे पराठा भी दे जाए, फिर इसने स्कूल भी जाना है। उन्होंने बारी बारी सबको हुक्म जारी किए थे। क्या नवैरा नौकर लगी है इस मनहूस की। अनीसा बेगम बस तिलमिलाई जा रही थी। इसे क्या हुआ है। शाहमीर एक हाथ में अपने शूज़ उठाए और एक हाथ में अपनी टाई और फाइल पकड़े वहीं आ गया था और ऐना को सोफे पे कम्बल में बैठकर नाश्ता करते देख हैरत हुई थी। सर्दी लग रही थी इसे, इसलिए यही नाश्ता मंगवा लिया। बीजान ने फ़ौरन वजह बयान की थी। स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो। शाहमीर झुककर शूज़ पहनते हुए उससे इस्तफसार कर रहा था। नहीं, बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी। तो देख क्या रही हो, उठो जल्दी से ख़त्म करो ये सब। वो तस्वीर बंद करते हुए सख्ती से बोला और वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। जब तक वो तैयार होकर आई शाहमीर भी नाश्ता ख़त्म कर चुका था। जाओ, अब खड़ी क्यों हो, उसने इसे खड़े देखकर पूछा। वो आज मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या। लेकिन मुझे तो किसी को पिक करना है। शाहमीर उसे अपने गले पड़ते देखकर ठटक गया था। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, वो उसी कैसे अंदाज में ज़ोर देकर बोली, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही तो स्कूल जाने पे ज़ोर दे रहा था और रौब जमा रहा था। तुम समीर के साथ चली जाओ। आई एम सॉरी, मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं लेट जाऊंगा। समीर ने हाथ झारे, सो मजबूरन उसे जलने का इशारा करके बाहर आ गया। मेरी एक क्लास फेलो है, उनकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे उनको पिक करना है। तुम पिछली सीट पे चली जाओ। शाहमीर ने घर से कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी और उसे पीछे भेज दिया और इधर एक बड़े से बंगले के सामने आकर हॉर्न दिया था। कुछ ही देर में जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस इंतहाई मॉडर्न किस्म की लड़की गेट से नमूदार हुई। हाय शाहमीर, आज लेट क्यों हो गए। वो गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से बोली और इसके लफ्ज़ आज पे ऐना के कान खड़े हो गए। उसे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि वो उसे रोज़ाना पिक करता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करते रहे और ऐना चुपचाप न जाने क्या क्या सोचती रही। आज उसके सामने शाहमीर की शराफत का पहलू आया था, इसलिए उसे तो कुछ सोचना ही था और उसकी सोचें उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रही थीं, जिनको शाहमीर ने बैकव्यू मिरर से ही जांच लिया था और ख़तरे की घंटी भी सुनाई देने लगी थी।
آج گھر میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی، کیونکہ آج رانیہ آپی اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہوئی تھی اور ان کے آتے ہی رونقیں کچن سے لے کر گیٹ تک بچ جاتی تھی۔ ان رونقوں میں اینا پیش ہوتی۔ اس وقت بھی ہرا بھرا لان ان کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا تھا۔ حمزہ، میرے بعد تمہارا اوور شروع ہوگا، دعا کرو آخری بال پہ یہ آؤٹ ہو جائے۔ اس نے وکٹ پہ کھڑی سونی کو دیکھا اور خود بالنگ کروانے کے لیے تھوڑی دور چلی گئی۔ ادھر آؤ۔ ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے ہی تھا جب عقب سے شاہ میر کی آواز آئی۔ اس کا گیند والا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا اور اس نے گردن موڑ کر شاہ میر کو دیکھا۔ وہ ابھی گاڑی سے اترا تھا، البتہ اس نے اپنے انداز بدلنے کی زحمت نہیں کی تھی، یوں جیسے اسٹیچو بن گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اب کی بار آواز اور لہجہ سخت تھا۔ وہ دانت کچ جاتی ہوئی گیند حمزہ کی سمت اچھال کر اس کے قریب آ گئی۔ تم نے میری کلاس والوں کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شاہ میر کے لہجے میں صبح والا خدشہ بول رہا تھا۔ اینا اور مشکوک ہو گئی۔ وہ گاڑی والی؟ وہ جب بھی معصومیت پر آتی تو حد کر دیتی تھی۔ دیکھو اینا، اس کے بارے میں بی جان، نویرا، سارا یا پھر سمیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہے، اس لیے آج کل میں اسے ڈراپ کر رہا ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی غلط بات مت سوچنا۔ شاہ میر نے نہ جانے کیوں وضاحت پیش کی تھی۔ صبح تو آپ صرف آج کہہ رہے تھے کہ اس کی گاڑی خراب ہے، اور اب آج کل اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے وہ، کیا اسے دوسری گاڑی چھوڑنے نہیں جا سکتی؟ یا پھر اس کے گھر میں صرف ایک ہی گاڑی ہے؟ وہ بھی بال کی کھال اتارنا خوب جانتی تھی۔ شاہ میر غصہ دبا گیا، کیونکہ آج جو پھنسا ہوا تھا اور وہ شیر ہو رہی تھی۔ دیکھو ہے نا، تم کسی بات کو مرچ مسالہ لگا کر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں، یا پھر اس لڑکی کے کردار پہ کوئی حرف آئے اور مجھے خام خواہ صفائیاں دینا پڑے۔ اسی لیے تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا، سمجھی تم؟ اس نے سختی سے کہا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی۔ اینا، کیا بات تھی؟ ماموں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ حمزہ قریب آ گیا۔ اس کی طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ تھا۔ تمہارے ماموں کا کسی کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے اور وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ بھی اینا فروز تھی، الٹی کھوپڑی والی۔ ماموں کا افیئر؟ حمزہ نے آنکھیں پھلائی۔ ہاں، اور اب کسی کو بتانا مت۔ چلو اندر چلتے ہیں اور لوڈو کھیلتے ہیں، باہر اندھیرا ہو چکا ہے۔ وہ بھوس میں چنگاری پھینک کر سکون سے اس کے ساتھ اندر آ گئی، جہاں رانیہ پہ براجمان تھی۔ دوسرے روز صبح وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب بکواس کی۔ وہ اسے کھا جانے کے در پہ تھا، اور وہ جو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اپنی پنک کلر کی ٹائی کو پن لگاتے ہوئے اس کی سمت پلٹی۔ کیا ہوا ہے؟ شاہ میر کا دل چاہا اسے گھونسا جڑ دے۔ تم نے حمزہ اور سونی سے میرے بارے میں کیا کہا اور کیوں کہا، جبکہ میں نے منع کیا تھا؟ اور کیا ایسی واہیات باتیں بچوں سے کی جاتی ہیں؟ وہ تل ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا بی جان، نویرا، سارا اور سمیر کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ اور سونی کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا تھا، اور اگر وہ بچے ہیں تو کیا میں بچی نہیں ہوں؟ آپ مجھ سے اس لڑکی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ محترمہ اینا سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل کام تھا۔ تم بچی ہو؟ ہاں، چلتی پھرتی آفت ہو تم۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ میں بی جان کو بتاتی ہوں، آپ مجھے آفت کہہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ لڑکیوں سے افیئر چلاتے ہیں اور پھر اسے چھپانے کا کہتے ہیں۔ بی جان، شاہ میر بھائی مجھے، وہ بلند آواز سے کہتی دروازے کی طرف لپکی کہ شاہ میر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچ لیا۔ خدا کے لیے اینا، کسی کی عزت بے عزتی کا خیال کر لیا کرو، پلیز اپنی زبان بند رکھو۔ وہ بی جان کی وجہ سے بے بس ہو گیا۔ آپ میرا بازو چھوڑیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، اور شاہ میر اس کا بازو چھوڑ کر تل ملاتے ہوئے بلاخر کمرے سے ہی نکل گیا، اور وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ حمزہ اور سونی نے رات سونے سے پہلے اپنے ماموں کے کارنامے کی اطلاع اپنی ماں کو دی، اور صبح جہانگیر کی واپسی پہ ہی رانیہ آپی نے شاہ میر کی تفتیش شروع کر ڈالی تھی، جس پہ اسے کئی بار وضاحت دینا پڑی تھی کہ وہ لڑکی محض ایک کلاس فیلو ہے اور اس کی گروپ ممبر ہے، اس لیے روز اس کی پک اینڈ ڈراپ مسئلہ تھا، جس کے لیے شاہ میر نے اسے آفر کی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی ایریا کی رہائشی تھی اور روٹ بھی ایک ہی تھا۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد بھی رانیہ آپی کا شک دور نہیں ہوا۔ انہوں نے اینا کو خاموشی سے شاہ میر پر نظر رکھنے کو کہا، جس کا اس نے بخوشی وعدہ کر لیا تھا۔ دادو، میں پاس ہوگی، میرا رزلٹ آ گیا۔ وہ دور سے ہی شور مچاتی آ رہی تھی، لہجہ خوشی سے کھنک رہا تھا۔ بی جان، نواز گلانی اور شاہ میر بیک وقت چونکے۔ انہیں ہرگز امید نہیں تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ 6 نمبر سے پاس ہوئی تھی۔ جیتی رہو، اللہ کامیابی نصیب کرے۔ بی جان نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دعائیں دی اور ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ تایا انکل، میرے مارکس آپ سب کی توقع سے زیادہ آئے ہیں، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا تھا، جس پر نواز گلانی نے اسے مبارکباد دی، سر تھپکا اور ساتھ ساتھ انعام بھی دیا۔ اس سے پہلے کہ اینا ان سے انعام وصول کر کے پیچھے ہٹتی، شاہ میر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، حالانکہ وہ اسے متوجہ کر کے اپنی کامیابی کا بتانے ہی والی تھی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھہری
اور پھر دوبارہ سے سب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نویرا، سارا اور سمیر نے بھی اسے مبارکباد سے نوازا تھا، بلکہ سمیر تو باقاعدہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ اب میں کالج جاؤں گی نا تو آج کل اسے اپنے پاس ہونے سے زیادہ کالج جانے کی خوش کر رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں میری بیٹی، بہت زیادہ پڑھے گی، بی جان نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ بڑا نام روشن کرے گی، انیسا بیگم دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ میں سارا آپی کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ کیوں؟ سارا کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ کا کالج بہت خوبصورت اور گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے 2 سال اور پڑھنا ہے اس کالج میں، اس لیے مجھے بھی آسانی رہے گی آپ کے ساتھ۔ اینا پہلے سے سوچے بیٹھی تھی، لیکن سارا کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس سال کالج چھوڑ دوں، میرا ارادہ ہے کہ میں 1 سال کے لیے اسٹڈی ڈراپ کر کے کچھ ریسٹ کروں، اس دوران میں مختلف کورسز کر لوں گی۔ سارا اینا کو اپنے کالج میں افورڈ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے بہانے سے ٹال دیا۔ مجبوراً اسے اپنے ایڈمیشن اور کالج کا مسئلہ نواز گلانی کے سامنے رکھنا پڑا، اور چند ہی دن میں اس کا ایڈمیشن ہو بھی گیا تھا۔ اینا ادھر آؤ بیٹا، تمہارے پاپا کا فون ہے، بات کر لو۔ نواز گلانی کی اطلاع پہ فریش موڈ میں سیڑھیاں اترتی اینا کے قدم سست پڑ گئے تھے، اور یہی سستی اس کے چہرے پہ چھا گئی تھی، وہ ایک پل میں ہی بجھ گئی تھی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے فیروز گیلانی کی بےتاب سی آواز ابھری۔ السلام علیکم، اس نے سپاٹ سے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان، میری بچی؟ ٹھیک ہو، مبارک ہو بیٹا، تم نے انتہائی اچھے مارکس میں میٹرک کلیئر کیا ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھینک یو، اس نے بہت ہی فارمل انداز میں شکریہ ادا کیا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ اور تمہاری شاپنگ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، بی جان سے لے لینا، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا بیٹا، وہ پیار بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیا آپ میری ضرورت پوری کریں گے؟ ارے کیوں نہیں میری جان، میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ خوش ہوئے کہ وہ خود کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاپا، مجھے کوئی گفٹ، کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ مجھے باپ چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ماں اور باپ کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، پلیز آپ آ جائیں، میں بہت تنہا ہوں۔ اینا کا لہجہ بھرا گیا اور فیروز گیلانی وہیں کے وہیں بے بسی کا ڈھیر بن گئے۔ ان کے پاؤں کی زنجیر نے ان کی قوت گویائی سلب کر ڈالی تھی، اور اینا چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کتراتی تھی، کیونکہ ہر بات ایسی کوئی بات نکل ہی جاتی کہ فون خاموشی سے بند کرنا پڑ جاتا، اور پھر اینا کا پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزر جاتا تھا۔ تب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی کمی مزید بڑھ جاتی، وہ سب سے چھپ کر خوب دل کھول کر روتی تھی، اور جب باہر آتی تو پھر سے فریش ہو چکی ہوتی تھی۔ نواز گیلانی اور فیروز گیلانی صرف 2 ہی بھائی تھے، وہ دونوں کافی کم عمر تھے جب باپ دل کا مریض ہو گیا اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ باپ کی بیماری نے ان کی تعلیم کو بھی نگل لیا تھا۔ مجبوراً دونوں بھائی روزگار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے وہ دونوں گھر دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے کہ باپ کی اچانک موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے تھے، اور ماں کی کفایت یاری دیکھتے ہوئے نواز گیلانی نے فیروز گیلانی کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا، ذمہ داری خود اٹھا لی۔ اسی طرح وہ گھر بھی چلا رہے تھے اور بھائی کی تعلیم کا بوجھ بھی۔ حالات کافی بہتر تھے، جن کے بل بوتے پر بی جان نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی، اور 3 سالوں میں 3 بچوں رانیہ، شاہمیر اور نویرا کی پیدائش نے نواز گیلانی کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ انہیں ایک کندھے کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ اور بٹا لیتا، اور یہ کندھا فیروز گیلانی کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا بھلا؟ اور اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی فیروز گیلانی نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اپنے ملک میں وہ سالوں دھکے کھاتے رہتے، پھر بھی اچھی جاب ملنا ناممکن تھا، نہ ہی ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ پیسہ کمانے کی غرض سے انہیں اپنے سے دور کر ڈالا تھا۔ وہ اپنا گھر بیچ آئے تھے، انگلینڈ پہنچ کر کام ڈھونڈنے میں لگ گئے، لیکن ایک ویٹر، ایک کوک، ایک ڈش واشر سے بھر کر انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ اللیگل تھے۔ انہیں یہ کام چھوڑی چھپے کرنا تھا، وقت گزارنا تھا، لیکن فیروز گیلانی اپنے پیچھے کے حالات سے بخوبی باخبر تھے، اور حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے وہ کچھ کر بھی ڈالا۔ شادی کے بعد وہ قدرے آزاد ہو چکے تھے، اچھی جگہ جاب مل گئی تھی، انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب وہ وقت پڑنے پہ پاکستان واپس بھی جا سکتے تھے۔ لیکن وہ پاکستان نہیں گئے، بلکہ دن رات محنت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز گیلانی کا بزنس جم چکا تھا، وہ گھر اور گاڑی لینے کے مالک بن چکے تھے، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، بس فیروز گیلانی کی کمی تھی، اور بی جان دن رات اصرار کرتی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ فیروز گیلانی اپنی بیوی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ایلس بہت اچھی لڑکی تھی، فیروز گیلانی کو بہت چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے فیروز گیلانی کی بے وفائی کا خدشہ تھا، لیکن وہ تمام عمر قید ہو کر بھی نہیں رہ سکتے تھے، لہذا انہوں نے ایلس کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ نہیں مانی، اور مجبوراً فیروز گیلانی کو ہزاروں وعدے اور قسمیں دینے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملی۔
यूं वो एलिस को अपनी मोहब्बत का, अपनी वापसी का यकीन दिलाकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर उन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई थी। उनके घर के हालात ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल चुका था। नवाज गिलानी के बच्चे बड़े हो चुके थे। बीजान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो अपनी इस खुशी में इजाफा चाहती थी। वो भी फ़िरोज़ गिलानी की शादी की सूरत, और फ़िरोज़ गिलानी बीजान की ख्वाहिश सुनकर बिदक गए थे। बीजान, मैं शादी कर चुका हूँ, आप जानती तो हैं कि एलिस मेरी बीवी है। देख बेटा, वो गोरी है, वो कभी भी तेरी नस्ल आगे बढ़ाने का नहीं सोचेगी। तेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। बेटा, तुझे वारिस की ज़रूरत है। क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ इस गोरी मेम को लेकर बैठा रहेगा? बीजान के मशवरे अनीसा बेगम को तपा रहे थे। वो अपने घर में किसी देवरानी जेठानी की शिरकत गिरवारा नहीं कर सकती थी। लेकिन बीजान, इसमें इस बेचारी गोरी मेम का क्या कसूर? अगर अल्लाह ने औलाद देना हुई तो दे देगा। अनीसा बेगम ने फ़रोज़ गिलानी की साइड ली। अनीसा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। बीजान ने उन्हें टोक दिया और फ़िरोज़ गिलानी को बीजान ने बुरी तरह घेर लिया। उन्हें हामी भरना पड़ी, और फ़िरोज़ गिलानी को हामी भरते देखकर अनीसा बेगम के ख्यालात ने बड़ी तेज़ी से करवट बदली। अगर फ़िरोज़ ने शादी ही करनी है तो हमारी सुरैया कैसी रहेगी? अनीसा बेगम की बात पे नवाज गिलानी और बीजान यकदम चौंक गए। वो अपनी बहन का रिश्ता सामने रख रही थी, लेकिन सुरैया का रिश्ता उन्हें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि वह मिजाज के लिहाज से अनीसा बेगम से भी 4 हाथ आगे थी। इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर डाला। घर में बदमज़गी फैल गई, जबकि बीजान इस बदमज़गी को खातिर में लाए बगैर अपनी सरगर्मियों में लग गई। फिर एक रोज़ अपनी पसंद से नजमा बेगम को ब्याह लाई थी। फ़िरोज़ गिलानी 2 माह बीवी के साथ रहे और फिर इंग्लैंड वापस चले गए, जहाँ एलिस उनका इंतज़ार कर रही थी, और एलिस उनकी वापसी पे बेपनाह खुशी हुई थी। लेकिन एना की पैदाइश पे जब वो पाकिस्तान आए तो नजमा बेगम बहुत बीमार थी। डिलीवरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों ने उन्हें बहुत कमज़ोर और निढाल कर डाला था। शायद अंदर कहीं शोहर की जुदाई और सौतन का गम भी उन्हें खाए जा रहा था। शादी से पहले उन्होंने सोचा था वो एडजस्ट कर जाएंगी, लेकिन शादी के बाद वो अपने शोहर के इतनी दूर जाकर दूसरी बीवी के साथ रहना सह नहीं पाई थी। जबकि फ़िरोज़ गिलानी नजमा बेगम को हर तरह से अपने होने का मान बख्शते रहे थे। उनकी तकलीफ़ के पेश नज़र वो इंग्लैंड जाने से 1 हफ़्ता लेट हो गए थे कि एलिस उनको खोजती हुई पाकिस्तान आ गई, और यहाँ आकर एलिस पे इंकशाफ हुआ कि फ़िरोज़ शादी कर चुका है और उसकी बेटी भी है। फ़िरोज़ गिलानी उसे रोकते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन वो वापस चली गई और जाते ही उन पर केस दायर कर दिया। मजबूरन नजमा बेगम को उनके हाल पे छोड़कर नन्ही सी गुड़िया को जी भर के देखे बिना वो वापस चले गए थे, क्योंकि हालात संगीन हो चुके थे। एना 1 साल की थी जब नजमा बेगम की डेथ हो गई, लेकिन फ़िरोज़ गिलानी बीवी की मौत का सुनकर भी पाकिस्तान नहीं आ सके। एलिस की इस बेतबारी और फ़िरोज़ गिलानी की मजबूरी के खेल में एना जवान हो गई। आज से 2 साल पहले फ़िरोज़ गिलानी एलिस के साथ सिर्फ 5 रोज़ के एग्रीमेंट पे मिलने के लिए आए थे, और एना बाप की शफकत की तशनगी दिल में लिए चुपचाप देखती रह गई। उसके अंदर की यही महरूमियों ने उसे बागी बना दिया था। वो खुद सर हरदरम हो चुकी थी। वो सबको जिज कर देना चाहती थी, और वैसा करती भी थी। उसका ज़्यादा टारगेट अनीसा बेगम रहती थी, क्योंकि वो पहले ही एना से खार खाए रखती थी। दूसरा टारगेट शाह मीर होता, वो जो सबको अपने रोब में रखना चाहता था, लेकिन एना उसके रोब में नहीं आती थी, और शाह मीर उसकी बदतमीजियों पर सुलग कर रह जाता। सबसे ज़्यादा इज्जत एहतराम वो नवाज गिलानी का करती थी, और वो भी उससे बेपनाह प्यार करते थे। और बीजान की तो बात ही अलग थी। उसका कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि उसे अपने स्कूल की एक क्लास फेलो मिल गई थी। दोनों एक क्लास में एक ही मिजाज की थीं। पूरा दिन एंजॉय करते हुए, दोस्त बनाते हुए गुजर गया। 5 लड़कियों का ये ग्रुप बहुत से वादों के साथ दोस्ती निभाने का अहद करते हुए अपने अपने घरों को लौट गया था, और फिर दोस्ती का ये सिलसिला चल निकला। यार, एक बात बताओ, ये मोहब्बत होती कैसे है? एना ने चिप्स के पैकेट निकालते हुए पूछा। यार, सिंपल सी बात है। जब एक फुल हाइट का मालिक आपके सामने हो, अपनी बुरी आंखों से आपको देख रहा हो, अपने उनाबी होंठों से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, अपने मजबूत हाथों से आपके कंधे थाम के यकीन दिला रहा हो, तो सच पूछो यार, मोहब्बत हो ही जाती है। काशी ने आंख दबाते हुए मोहब्बत का काफ़ी रोमांटिक सा नक्शा खींचा। एना को हैरत हुई। हाय, मोहब्बत के लिए फुल हाइट, बुरी आंखें, अनाबी होंठ और मजबूत होना क्या बहुत ज़रूरी है? एना का लहजा फिक्रमंद था। हाँ यार, मोहब्बत करो तो किसी शानदार पर्सनैलिटी से, और अगर कोई इतना खूबसूरत ना हो तो फिर मोहब्बत ही ना करो मेरी जान। काशी ने हल बताया था। तो फिर मैं इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ढूंढूंगी जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं? एना को फिक्र सताने लगी। क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है खूबसूरत, हैंडसम? काशी ने हैरानी से कहा। खूबसूरत और हैंडसम? एना ने अपने जहन पे जोर देकर अपने जानने वालों में से हैंडसम लड़का ढूंढना चाहा था। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे कज़न्स में कोई भी नहीं? कज़न्स? अब की बार एना ने कज़न्स को सोचा तो शामिर भाई और समीर के अलावा कोई नज़र नहीं आया। हाँ, मेरे 2 कज़न्स हैं यार। उसने खुशी खुशी बताया, जैसे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कौन कौन?
काशी ने पूछा। शाहमीर भाई और समीर भाई। ज़्यादा हैंडसम कौन है? शाहमीर भाई। एना ने इतराफ़ किया था, वरना कोई और वक्त होता तो वो शाहमीर की पर्सनालिटी का इतराफ़ करने से साफ मुकर जाती। अगर भाई का लफ्ज़ हटा दो तो कैसा रहेगा? काशी ने आंखें मटका के पूछा और एना समझ में आते ही उछल पड़ी। अरे मुझे मरवाना है क्या? वो मेरी गर्दन मरोड़ देंगे अगर मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा भी तो। एना चिप्स का पैकेट मुट्ठियों में दबोचते हुए चिल्लाई। अरे कुछ नहीं करेंगे, ये लड़कियों में बड़ा दम होता है। लड़के मिनटों में घायल हो जाते हैं, और जो पहले से ही घायल हो। एना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, रोज़ इस लड़की को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। एना ने इतला पहुंचाई थी। तो यार इस लड़की को रास्ते से हटा दो। कैसे यार? एना अब उसकी बातों से उलझने और बेजार होने लगी थी। रानी आपी, आज मैंने इस लड़की को शाहमीर भाई के साथ एक होटल में देखा। शाहमीर भाई उसे गिफ्ट दे रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। रानी आपी का दिल धक से रह गया। अब क्या करें? शाहमीर को कैसे मना करें कि वो इसे मेलजोल ना रखे? रानी आपी का लहजा पुरसोच और फिक्रमंद था। शाहमीर भाई को नहीं, आप इस लड़की को मना करें जो उनके पीछे पड़ी हुई है। एना ने रास्ता दिखा। इस लड़की को मना? मगर कैसे? अरे आपी, सिंपल सी बात है, उसके घर जाए और उसे खड़ी खड़ी सुनाकर वापस आ जाए। एना के ख्याल में ये सब करना बहुत आसान था। नहीं एना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? शाहमीर को ही समझाने की कोशिश करती हूँ। आप ही, वो नहीं समझेंगे, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर है आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। एना की आंखों पे काशी की पढ़ाई पट्टी बंधी हुई थी और उसने रानिया को इतना पंप कर दिया कि वो इस लड़की के घर जा पहुंची। आप किसके कहने पर अरीहा के घर गई थी? शाहमीर जिंदगी में पहली बार रानी आपी के साथ इस लहजे में बोला था, जिस पे उन्हें दुख हुआ। गलत लोगों की सोहबत का यही तो असर है कि तुम अपने बड़ों के सामने इस लहजे में बात कर रही हो। गलत वो लोग नहीं, गलत आप लोग हैं। आपकी सोच गलत है। आपने हर ताल्लुक को एक ही तराजू में तोलना सीखा है। हाँ, आजकल की लड़कियां जैसी हैं उनका हमें खूब पता है, रानी आपी ने गुस्से से कहा था। इस वक्त तो वो तिलमिलाते हुए वहां से चला गया, मगर जब शाम को अरीहा से वाकयात की तफसील सुनी तो उसका चेहरा लाल भुभुका हो रहा था। उसका रुख ऐना के कमरे की तरफ था। आप? ऐना उसे देखते ही बेड से उतर गई, लेकिन दूसरे ही पल वो जन्नाटे से पड़ने वाले थप्पड़ से लड़खड़ा कर बेड पे गिरी। शाहमीर भाई, शट अप! अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम मत लेना। मैं समझता था तुम सिर्फ ज़बान की बुरी हो, दिल की बुरी नहीं हो, मगर आज मुझे पता चला कि तुम ज़बान की भी बुरी हो, दिल की भी और दिमाग की भी। जितनी घटिया तुम खुद हो, इतनी घटिया तुम्हारी सोच है। तुम सबको अपने जैसा समझती हो, हालांकि तुम सिर्फ एक हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। शाहमीर गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन मैंने किया क्या? तुमने जो किया है अच्छा किया है। तुमने रानी आपी को अरिहा के बारे में बताया। मैंने अरिहा को बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने वो भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तुमने रानी आपी को अरिहा के घर जाने पे फोर्स किया। तुमने उन्हें अरिहा का एड्रेस दिया। तुमने कुछ ना होते हुए भी मुझे मशकूक कर दिया। तुमने अरिहा की इंसल्ट ही नहीं करवाई, मुझे मेरी नज़रों में भी गिरा दिया। तो फिर भी तुम कहोगी कि तुमने कुछ नहीं किया। एना फरोज, आज अगर मुझ पर एक कत्ल माफ़ हो तो जाता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डालता। तुम फसाद की जड़ हो, अम्मी सच कहती हैं। तुम मुसीबत हो, अजाब हो इस घर के लिए, अजाब। वो गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे नफरत से देख रहा था, और ऐना थप्पड़ से सुन होते रुखसार पे हाथ रख के साकित खड़ी शाहमीर को देख रही थी। उसके कानों में शाहमीर के नकीले आवाज़ गूंज रहे थे। वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन खुद बिखर कर रह गई। उसकी ज़रा सी नादानी और बचपने ने उसे अर्श से फर्श पे लापट रखा था, और वह रेजा रेजा हुई ज़ात को समेटती रह गई। पहले उसे सिर्फ ये एहसास होता था कि सब उस पर गुस्सा करते हैं, डांटते फिर काटते रहते हैं, मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि अनीसा बेगम और शाहमीर वगैरह सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, उससे नफरत भी करते हैं। उसे अपनी ज़ात बोझने लगने लगी। वो सबकी नज़रों से ही नहीं, अपनी नज़रों से भी छुपने लगी। उसे सिर्फ शाहमीर ने शक्ल ना दिखाने का कहा था, लेकिन वो सबसे अपनी शक्ल छुपाने लगी। बेशक ऐना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी उस पर यह एहसास हावी था कि शाहमीर ने जो कुछ उसे कहा है वो उनके लिए मर जाने की हद तक है। वो हंसती खेलती खुश खुश रहने वाली ऐना चुप होकर रह गई थी, और उसकी इस चुप का गम भी जान को खाए जा रहा था। अलबत्ता घर में और किसी को कोई फिक्र न थी, बल्कि सब सुकून में हो गए थे। शाहमीर हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था, जिसके लिए आजकल उसकी कोशिशें जारी थी। वो अपने यूरोप जाने का इंतज़ाम करवा रहा था और इसी भागदौड़ में लगा हुआ था। आजकल स्टडी वीज़ा की सहूलत मिली हुई थी और इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता था। शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी, जब ही उसके सारे इंतजामात होते चले गए। उसे 1 माह बाद अमेरिका जाना था। घर वाले सब ही उसके लिए उदास हो रहे थे। भाई, आप वापस कब आएंगे? सारा ने काफ़ी उदासी से पूछा। 4 साल बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। शाहमीर ने मुस्कुराकर छोटी बहन का हाथ थपका। 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। सारा ने खोए हुए लहजे में कहा। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए गुड़िया। उसने बहन को बाजों के घेरे में लेकर करीब कर लिया। भाई, हमारे लिए भाभी भी ले आना। नवायरा ने चाय का कप थमाते हुए छेड़ा था।
अल्लाह खैर करे, मेरा बेटा भला क्यों लाने लगा गोरी में हो। तुम्हारे चचा ने जो रोक पाल रखा है, क्या वो काफ़ी नहीं? अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था। अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नवेरा ने माँ का गुस्सा कम करना चाहा। मैं तो मजाक में भी ऐसी बात करने से डरती हूँ। मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ जाए तो धूमधाम से शादी करूंगी, सारे अरमान पूरे करूंगी अपने। अनीसा ने शाहमीर का माथा चूमा। अम्मी, अगर आप सारे अरमान शाहमीर भाई पे पूरे कर लेंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? समीर ने दुहाई दी और वो सब हंस पड़े थे, और इन सबको हंसते देखकर किसी की उदास आंखें गहरी महरूमी पे रो रही थी और दिल दुख से भरा हुआ था। कितना मुकम्मल, कितना परफेक्ट मंजर था उसके सामने। एक भाई अपनी छोटी बहन से प्यार कर रहा था, बहन लाड़ से बातें कर रही थी, माँ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, दूसरे बहन भाइयों की नोक जोक जारी थी। सबके दरमियान एक रिश्ता था, मान था, मोहब्बत थी और एक दूसरे का एहसास था। सब कुछ था वहाँ, वो सब कुछ जो एना फरोज के पास नहीं था। बस दुख था या फिर आंसू, और एक गहरा एहसास था महरूमी का। समीर और सारा की किसी बात पर कह कहा लगाकर हंसते हुए शाहमीर की नज़र ऊपर की सिमट उठी तो फिर उठी ही रह गई। दोनों हाथ रिलिम के रखे कदरे झुकी हुई ऐना उन्हें ही देख रही थी, लेकिन उसका देखना कैसा था ये देखकर शाहमीर की हंसी डूबती चली गई। ऐना अपने एहसास महरूमी को समेटती हुई वहां से हट गई थी, शायद इसलिए कि शाहमीर उसकी शक्ल न देखे, जबकि दूसरी तरफ उसकी शक्ल देखने की शदीद ख्वाहिश जागी थी। न जाने क्यों ऐना के इन लोगों की इस तरह खामोशी से देखना और फिर खामोशी से ही वहां से हट जाना शाहमीर के दिल में बेचैनियां भर गया, और वो वहां होते हुए भी वहां नहीं रहा। कुछ देर बाद शाहमीर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐना से कुछ कहने के इरादे से आया, लेकिन अजीब सी बात थी कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और जब उसके कमरे तक पहुंचा तो कदम सुस्त पड़ गए। उसी कश्मकश में उसकी नजर उठी और वो अपनी जगह जम सा गया। ऐना नीचे कारपेट पर बैठी अपने बेड से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी, और उसके आंसू बड़ी रवानी से बह रहे थे। उसकी तन्हाई, उसके अकेलेपन का एहसास शाहमीर को अच्छी तरह से हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक और एहसास था जो शाहमीर को अपने घेरे में ले रहा था, और वो इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बहुत से एहसास ने उसे बैक वक्त अपने शिकंजे में लिया। वो कितनी ही देर ऐना के कमरे के अध खुले दरवाजे में से ऐना को देखता रहा। शाहमीर, यहाँ क्यों खड़े हो? अनीसा बेगम ऊपर आई तो शाहमीर को ऐना के कमरे के सामने खड़े देखकर ठटक गई। कुछ नहीं अम्मी, वो ऐना रो रही थी इसलिए रुक गया। न जाने क्यों वो घबरा गया था, उसे अपना लहजा अजनबी सा लगा और अपने बहाने पे हैरत हुई। ऐना क्यों रो रही थी? उन्होंने बेटे की उरी उरी रंगत को मशकूक नजरों से देखा। पता नहीं, उसने कंधे उचकाए, लेकिन फिर भी उनीसा बेगम ने तस्दीक करने के लिए ऐना के कमरे में झांक कर दम लिया। हो, अपने पैदा करने वालों को रो रही होगी, मनहूस। माँ पैदा करके मर गई, बाप गोरी के साथ अयाशियाँ कर रहा है, और ये मुसीबत हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए रह गई है। उन्होंने नाक मुँह चढ़ाते हुए उसे कोसा था, और शाहमीर उनके कोसने सुनकर बेजार हो गया था। उसने वहाँ चले से चले जाने में ही आफियत जानी, लेकिन दिलो दिमाग ऐना के दरवाजे की चौखट पे ही छोड़ आया था। वो इतनी दूर इतने अरसे के लिए जा रहा था, इसलिए जाने से पहले ऐना से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और जब मौका मिलता तब ऐना ही मंदिर से गायब हो जाती थी। बहुत दिन हो गए थे वो उसके सामने नहीं आई थी, और अगर इत्तफाकन आ भी जाती तो कतरा के निकल जाती, और इस तरह सारे दिन गुजर गए। शाहमीर की रवानगी का वक्त आ गया और सभी घर पर थे। नवैरा, सारा समेत नवाज गिलानी और रानिया आपी भी शोहर और बच्चों समेत आई हुई थी, लेकिन सिर्फ ऐना घर पे नहीं थे। वो कॉलेज गई हुई थी और फिर वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर चली गई। ये कहकर वो नोट्स बनाने जा रही है, और शामिर अपने इंतज़ार पे सर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी फ़्लाइट का वक्त कम रह गया था और अभी एयरपोर्ट पहुँचना था। घर वाले सभी उसे सी ऑफ करने गए थे, सिर्फ बीबी जान घर पे थी। और ऐना शाम ढले घर वापस आई तो पूरा घर उदासी की लपेट में नजर आया था। समीर ड्राइंग रूम के सोफे पे लेटा था, सारा अपने कमरे में थी। नवैरा नीसा बेगम को तसल्ली दिलासा दे रही थी, और नवाज गिलानी बीजान के पास शाहमीर की बातें कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम ताया अंकल। अस्सलामुअलैकुम बीजान। वो उनके करीब आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। इतनी देर क्यों लगा दी? शाहमीर तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रह गया था। नवाज गिलानी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी, वो मैं कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने चली गई थी। 2 दिन बाद हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसलिए। उसने संजीदगी से बहाना करा। चलो, ये भी ज़रूरी था, अच्छा किया तुमने। वो सारे हिलाकर उससे कॉलेज की रूटीन पूछने लगे, और बीजान अंदर ही अंदर ऐना की संजीदगी पे परेशान थी। अबू अबू, फिरोज़ अंकल का फ़ोन है। नवैरा ने उन्हें पुकारा और ऐना चौंक गई। आओ बेटा, तुम भी अपने पापा से बात कर लो। वो उसका हाथ थपक कर उठ गई, लेकिन वो बात करने की बजाय चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई, और बीजान देखती रह गई। नवैरा आपी, प्लीज़ जल्दी करें, मैं लेट हो रही हूँ। ऐना पराठे के इंतज़ार में बैठी बेचैनी से बोली। अगर इतनी जल्दी होती है मोहतरमा तो खुद बना लिया करो। नवैरा भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उनीसा बेगम ने तनक के कहा, और ऐना की सारी भूख उड़ गई। वो एक नज़र
उन्नीसा बेगम और एक नज़र नवैरा को देखती हुई अपना बैग लेकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई थी। अम्मी आप भी क्या करती हैं? सबके लिए बना रही हूँ, एक उसके लिए बना दूंगी तो। बस चुप कर, उसके लिए कब तक पराठे बनाती रहेगी? हो खुद इतनी लोटा हो गई है फिर भी काम को हाथ नहीं लगाती। अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया। फिर अगली सुबह ऐना खुद किचन में पराठा बनाने आ खड़ी हुई और चंद लम्हों बाद ही उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तपता हुआ घी उसके हाथ और बाजू को झुलसा के रख किया था। अम्मी उसके मुंह से बेख्तियार माँ के लिए पुकार उभरी थी। बीजा ने उसको देखकर सीना पीट लिया। अनीसा बेगम बौखला गई थी और नवैरा शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐना तकलीफ से तड़प रही थी। समीर ने भागकर उसके लिए बरनौल ढूंढी और उसके बाजू पे लगाई। तुम्हें किसने कहा था पराठा बनाने को? बीजा ने गुस्से से पूछा और उनके सवाल पे ऐना की तकलीफ और जलन की शिद्दत मजीद बढ़ गई और साथ ही आंसू छिलक पड़े थे। मैं तुमसे कुछ क्या पूछ रही हूँ ऐना, तुम पराठा बनाने क्यों आई थी? बीजा ने फिर पूछा। उनके तेवर बिगड़े हुए थे और अनीसा बेगम नजरें चुरा रही थी। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था इसलिए खुद बनाने लगी। ऐना ने उन्नीसा बेगम को कोई दोष नहीं दिया क्योंकि ऐना को एहसास हो चुका था वो खाम खास सब पे बोझ बनी हुई है। जिस लड़की के अपने माँ बाप ही नहीं है वो दूसरों पे रोब क्यों जमाती है? उसका अपना कौन है भला? यही सोचकर उसने सबसे शिकवे शिकायत और जिद्दें करना छोड़ दी थी। तुम नवैरा से कह देती, वो सुबह से उठी हुई है। बीजा ने खपकी से कहा, लेकिन ऐना फट पड़ी थी। नवैरा मेरी या मेरे बाप की मुलाजम नहीं है जो मेरा हर काम वही करती रहेगी। 16 साल हो गए हैं मेरा बोझ उठाते हुए सबको, और अब कितना उठाएं? जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई हूँ। सिर्फ हाथ जला है, कटा नहीं है। अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने काम कर सकती हूँ। आप फिक्र न करें, बड़ी मजबूत हड्डी है मेरी, आसानी से मरने वाली भी नहीं हूँ। मरना होता तो जब माँ मरी थी मैं भी मर जाती। वो तलख लहजे में कहती हुई वहां से चली गई। आज उसकी वैन नहीं आई थी इसलिए वो घर से पैदल ही निकल आई थी। अभी वो चंद कदम दूर पहुंची थी कि समीर की बाइक उसके करीब आ रुकी। बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐना बैठो यार, देर हो रही है, समीर ने खफकी से कहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐना ने किसी पे भी अपना हक जिताना छोड़ दिया था। मैं कह रही हूँ ना, मैं चली जाऊंगी, और अच्छा है टांगों की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। उसने हल्के फुल्के से अंदाज में समीर को टालना चाहा। ऐना मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बैठो पीछे, वरना जिंदगी भर तुमसे बात नहीं कर लूँगा। समीर की धमकी में कुछ असर था, जब भी मजबूरन वो चुपचाप बैठ गई। ऐना काफ़ी बदल गई हो तुम, हालांकि मैं समझता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम नहीं बदल सकती। समीर ने अफसोस से कहा। मैं भी इंसान हूँ समीर भाई, मैं भी बदल सकती हूँ, उसने हंस कर कहा। लेकिन तुम नहीं जानती ऐना, कुछ लोगों के बदलने पे अफसोस होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तुम हमारे घर की रौनक हो, हंसती खेलती रहा करो। समीर ने प्यार से समझाया। हाँ, मैं घर की रौनक ही तो हूँ और कुछ भी नहीं, उसने आहिस्ते से कहा। लेकिन समीर उसकी बात सुन ना सका क्योंकि सामने फुटपाथ से एक बुरा आदमी अचानक रोड पे उतर आया था। उसको बचाते बचाते समीर ने एकदम बाइक को साइड की सिमत मोड़ा और पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी बाइक के एक झटके से उड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी। ऐना की जोरदार चीख बुलंद हुई और फिर इन चीखों में और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। पीछे बहुत सी गाड़ियों के टायर चिड़चिड़ाए थे। इस एक्सीडेंट की खबर से गिलानी हाउस के दरो दीवार हिल कर रह गए थे, लेकिन दर्द का पहाड़ किस पे टूटा ये अभी किसी को भी पता नहीं था। नवाज गिलानी वो मुश्किल अस्पताल पहुंचे। उनके पीछे अनीसा बेगम, बीजा, नवैरा, सारा और रानिया भी पहुंच गई थी, लेकिन अस्पताल की राहदारी में साकत बैठे समीर को देखकर वो सब ठटक गए। समीर, नवाज गिलानी की आवाज़ पे खून में लथपथ समीर तड़प कर सीधा हुआ। बाबा, वो ऐना। समीर दहशत सदा सा बाप से लिपट कर रो पड़ा था। ऐना, क्या हुआ ऐना को? नवाज गिलानी चौंक गए। बाबा, ऐना मेरे साथ, वो एक्सीडेंट, वो बहुत जख्मी हुई है बाबा, उसे बहुत बहुत चोटें आई हैं। समीर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और नवाज गिलानी के साथ साथ बीजान का दिल भी मुट्ठी में आ गया। तुम खुद तो ठीक हो ना? अनीसा बेगम ने आगे बढ़ के बेटे को फिक्रमंदी से छुआ। समीर को खुद भी काफ़ी चोटें आई थी, उसका खून भी बह रहा था, लेकिन उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ ऐना की फिक्र थी क्योंकि जिस हालत में वो लोग ऐना को अस्पताल लेकर पहुंचे थे ये वही जानता था। उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐना ठीक नहीं है। वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी बीजान, वो मर जाएगी। समीर की जहनी हालत बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। नवाज गिलानी ने डॉक्टर से कहकर उसकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐना की कंडीशन पूछी, लेकिन डॉक्टर फिलहाल कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। और ठीक 2 घंटे बाद डॉक्टर्स के मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला ऐना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके लिए उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था। दोनों टांगों के ऑपरेशन का सुनकर सबके सब साकित सामत रह गए और बीजान बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अस्पताल से 1 माह बाद डिस्चार्ज होकर वो घर आई, लेकिन व्हील चेयर पर। उसके टांगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से वो चल नहीं सकती थी। उसके लिए घर पे ही उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था और डॉक्टर के ने बेहद इसरार से उन्हें ताकीद की थी कि उसकी रोज़ाना एक्सरसाइज और मसाज बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उसका चेकअप, उसकी मेडिसिन और उसकी खुराक पे भी भरपूर तवज्जो दी जाए।
वो चलते फिरते हंसते खेलते अपाहज हो गई थी। वो जो पहले थोड़ा बहुत बोल देती थी, बात कर लेती थी, इस हादसे के बाद बिल्कुल चुप होकर रह गई। उसका काफ़ी ख्याल रखती रही थी। फिर नोवेरा के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो ऐना पर तवज्जो कम हो गई। सारा पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती थी। वो कभी कभार ही ऐना के कमरे में आती। समीर रोज़ाना आता था, लेकिन वो लड़का था। ना तो वो ऐना को एक्सरसाइज करवा सकता था, ना ही उसके मसाज कर सकता था। अलबत्ता वो उसकी मेडिसिन और खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखता था। इस हादसे के 2 माह बाद फिरोज़ गिलानी का फ़ोन आया और ऐना के लिए वो बहुत परेशान थे। जब से ऐना के साथ ये हादसा हुआ था, बीजान बिस्तर से लग गई थी। इसलिए ऐना की सहूलत के लिए फिरोज़ गिलानी ने एक मुलाजमा का बंदोबस्त करने को कहा, जो समझदार भी हो और हर वक्त ऐना के साथ भी रहे। फिरोज़ गिलानी का आइडिया नवाज़ गिलानी को बहुत अच्छा लगा और पसंद भी है। वो उनका फ़ोन सुनकर ऐना के पास ही है, लेकिन ऐना ने फिरोज़ गिलानी का नाम सुनते ही उन्हें रोक दिया। प्लीज़ अंकल, मुझसे किसी की भी बात मत किया करें। मुझे किसी का भी जिक्र नहीं सुना। लेकिन बेटा, तुम जानती तो हो वो। हाँ, मैं जानती हूँ। अगर मैं मर भी जाती तो मेरा जनाजा पढ़ने ना आते, सिर्फ इस डर से कि उनकी बीवी उन पे केस कर देगी। ऐना चीख कर बोली, बेटा वो भी तो मजबूर है। अगर वो बीवी की इजाज़त के बगैर यहाँ आ जाता है तो तुम जानती हो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और हम कुछ भी ना कर सकेंगे। फिर वो जेल चला जाएगा, उल्टा हम ही परेशान होते रहेंगे। उन्होंने उसे समझाया। ठीक है ताया अंकल, जो जैसा है ठीक है। मैं किसी से कोई मुतालबा नहीं कर रही। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरे किसी भी नाम नहाद रिश्ते का कोई भी जिक्र ना हो। अगर माँ के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बाप के ना होने से भी कुछ नहीं होगा। पहले सबके दरमियान घुस कर बैठती थी, फिर भी तनहा रहती थी। अब कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ, अब भी तनहा ही रहती हूँ। कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ा। ज़िंदगी चल रही है, जिंदा सलामत हूँ। बस यही फ़र्क आया है कि मैं चल नहीं सकती, माजूर हो गई हूँ, टांगें अपाहज हो गई हैं, मैं रुक गई हूँ। बाकी सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, वक्त चल रहा है और सांसें भी। वो बहुत बेतासुर से सपाट लहजे में न जाने क्या कह रही थी और नवाज़ गिलानी भीगी आंखों से वापस पलट गई थी। बीजा ने 2 साल ऐना का दुख दिल पे सहा था और 2 साल बाद वो उसका दुख का बोझ लिए खाल के हकीकी से जा मिली। उनकी मौत का दुख किसी और को शायद हुआ या नहीं, ऐना को तोड़ के रख गया। इस घर में सिर्फ बीजान ही तो थी। दोनों दोनों तरह का प्यार दिया था, हमेशा उसके लिए ढाल बनी थी। ऐना किस्मत का ये वार भी बड़ी बहादुरी से सह गई। शामिर के इन दिनों एग्जाम्स हो रहे थे, इसलिए वो चाहने के बावजूद ना आ सका और फिरोज़ घरानी ने पहली बार एक इंतहाई कदम उठा लिया। वो एलिस को तलाक देकर अचानक पाकिस्तान रवाना हो गए। एलिस यकीनन बरतानिया एम्बेसी के जरिए उन पर केस कर देती, लेकिन इस बार शायद किस्मत के फैसले कुछ और थे। अचानक एलिस की बहन और भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और एलिस गमज़दा सी फिरोज़ गिलानी की बेवफाई भी फरामोश कर गई। शायद उसे फिरोज़ गिलानी के दुख भी याद आ गए थे। उस पर भी इदराक हो चुका था, अपने को चोट पहुँचे तो कैसी तकलीफ़ होती है, और इस तकलीफ़ के बावजूद किसी को कैद करके रखना, अपनी पाबंदी जमाए रखना भी किसी जुल्म से कम नहीं था। गुड मॉर्निंग ऐना जी। समीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला आया। वो जो बेड से टेक लगाए बैठी कब से खुली खिड़की से नज़र आने वाले आसमान को देख रही थी। समीर की आवाज़ पे चौंक कर नज़रों का जाविया बदल लिया। क्या देख रही हो? समीर ने खिड़की की सिम देखा। देख रही हूँ, आसमान भी मजूर ही है ना, ये भी तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। उसकी बात पे समीर ज़रा देर के लिए चुप कर गया। चुप क्यों हो गई ऐना? जब भी सोचता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ तो सच पूछो दिल से यही याद निकलती है, काश मैं माजूर हो जाता, लेकिन तुम्हें कुछ ना होता। इस रोज़ मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाइक पे बिठाया, हालांकि तुम इनकार कर रही थी। काश मैं इस रोज़ तुम्हें पैदल ही जाने देता। समीर की निदामत फिर से ताज़ा हो गई। वो मुजरिम बना खड़ा था। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ आज तुम मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूले हो? ऐना ने गुजरी बात को छोड़कर आज पे जोर दिया और समीर को मज़ीद शर्मिंदगी हुई। यार, पढ़ाई में बहुत बिजी रहता हूँ, जब फारिग हो जाता हूँ तब बाबा किसी न किसी काम से बाहर भेज देते हैं। शाम को जिम जाना होता है और रात को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होता हूँ तब तुम सो चुकी होती हो। समीर ने वजाहत पेश की। बेबस लोग कभी सो नहीं पाते समीर। सारी रात वो अपनी बेबसी और लाचारी सोचते सोचते सुबह कर देते हैं। वो तल्खी से हंसी थी और समीर एक बार फिर कुछ ना कह सका। ऐना अपनी मायूसी और बेबसी पे सर झटकते हुई अपने आप को सरजरिश करने लगी। तुमने बताया नहीं समीर, किस लिए आए थे सुबह सुबह? लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। डोंट वरी डियर, मुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए, उसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? आज शामिर भाई आ रहे हैं, समीर ने खुशी खुशी इतला दी, लेकिन ऐना की सोच एक पल में डूब कर डूबी। 4 साल गुजर गए, यानी वो 4 साल से इस हाल में बैठी थी। ऐना, तुम्हें खुशी नहीं हुई? समीर ने बेतुका सा सवाल किया। हूँ, हाँ अच्छी न्यूज़ है, मुबारक हो, उसने कहकर चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। वो ऐना का हाथ थपकर बाहर निकल गया और ऐना कितने ही लम्हे साकित बैठी रह गई थी। इतना वक्त गुजर गया था, इतना सब कुछ हो गया और वो आज भी वहीं की वहीं थी। उसने भराई हुई आंखों से व्हील चेयर को देखा और पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसकी सिसकियाँ चीखों में बदल गई
और वह अपनी चीखों का गला घोंटती हुई घुट घुट के रोने लगी। अपनी मुहताजी का एहसास आज भी हावी हो गया था। ऐना कहाँ है? शाहमीर को घर आए हुए पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन फिर भी ऐना कहीं नजर नहीं आई। तभी उसने बिलाहिर खुद ही पूछ लिया, अपने कमरे में। सारा ने लापरवाही से कहा। सारा का मिजाज अपनी माँ जैसा ही था। वो भी ऐना को कुछ खास नहीं पसंद करती थी। क्या उसे मेरे आने का पता है? शायद हाँ। सारा ने कंधे उचकाए। फिर वो बाहर क्यों नहीं आई? शाहमीर के सवाल पे सारा ने चौंक कर उसकी सिमत देखा, क्योंकि शाहमीर का सवाल काफ़ी हैरानकुन था। आपको नहीं पता? सारा को हैरत हुई। किस चीज़ का? यही कि ऐना बाहर क्यों नहीं आई। शायद इसलिए कि वो 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुझसे खफा है। शाहमीर को जिस चीज़ का गुमान था उसने वही कहा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आप ऐना से मिलना चाहते हैं तो उसके आने का इंतज़ार मत करें, उसके कमरे में जाकर खुद मिल लें। सारा ने अजीब मोहब्बत से अंदाज में कहा और शाहमीर ने उलझकर ड्राइंग रूम में दाखिल होती अनीसा बेगम को देखा। अम्मी, ऐना कमरे में क्यों है? ये सारा क्या कह रही है? शाहमीर के सवाल पर अनीसा बेगम का रंग बदला था। अरे बेटा, ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, कमरे में जाकर आराम करो। नींद पूरी होगी तो फ्रेश हो जाओगे। अनीसा बेगम के टालने वाले अंदाज पे शाहमीर ठटक गया। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं फ्रेश ही हूँ, एक बार ऐना से मिल लो, वो कहते हुए खड़ा हो गया। अनीसा बेगम को पतंगे लग गई। इसी दिन का तो डर था मुझे पता था ये लड़का मेरे इख्तियार में नहीं, इसे हमदर्दी का बुखार चढ़ जाएगा। वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी बुड़बड़ा रही थी। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? फिरोज गिलानी मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़कर आए थे, उन्हें देखकर रुक गए। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर चली गई। ऐना व्हील चेयर पर बैठी खुली खिड़की से बाहर की रोशनियां देख रही थी। जब उसके पीछे खटके की आवाज़ उभरी, उसने चौंक कर पीछे देखा। उसे इस वक्त फिरोज गिलानी की आमद की तवक्का थी। वो नमाज पढ़कर उसके पास ही आते थे, लेकिन आज उनकी जगह शाहमीर को देखकर वो थम सी गई। जबकि शाहमीर को यूं लगा जैसे उसका दिमाग एक धमाके से उठ गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐना शाहमीर के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार देख कर चूम गई। उसकी हालत काफ़ी अबतर थी। वह कितने ही लम्हे ऐना का दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखता रहा और फिर चंद सेकंड बाद उसी खामोशी से वापस पलट गया। उसकी खामोशी खासी खौफनाक थी। अम्मी, सारा, समीर। उसने ड्राइंग रूम में आते ही काफ़ी बुलंद आवाज़ में सबको पुकारा। क्या बात है बेटा? नवाज गिलानी और अनीसा बेगम आगे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। नवाज गिलानी को बेटे की इतनी बुलंद आवाज़ पे हैरत हुई थी। ऐना कब से चलने फिरने के काबिल नहीं है? उसने अनीसा बेगम की आंखों में देखकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? वो अनजान बनते हुए बोली। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ऐना और समीर का एक्सीडेंट हुआ। समीर बच गया, जबकि ऐना की टांगों में फ्रैक्चर हो गया है और उसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिसके बाद ऐना बिल्कुल ठीक है। उसने चबा चबा कर कहते हुए माँ को बगौर देखा। तो इस वक्त वो ठीक ही थी ना? अनीसा बेगम तेज़ी से बोली। इस वक्त ठीक थी तो क्या अब फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, जो वो दोबारा से माजूर होकर व्हील चेयर पर बैठी हुई है? शाहमीर मजीद गुस्से में आ गया था। डॉक्टर्स ने तो यही कहा था, वो अब ठीक हो चुकी है, और मैंने भी तुम्हें यही बताया था। अब उस लड़की ने खुद ही चलने फिरने की, एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की तो भला क्या कर सकते हैं हम? उन्होंने नागवारी से कहा। अम्मी, एक माजूर अपाहिज मुहताज इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरे उसका सहारा बनते हैं, तब वो कुछ करने के काबिल होता है। आप लोगों की लापरवाही और बेहिसी देखकर यही एहसास होता है कि उसकी मुहताजी के जिम्मेदार आप लोग हैं। बहुत हौसला, बहुत जिगरा है आप लोगों का। एक हंसती खेलती लड़की को घर के एक कमरे में बिठाकर बहुत ठाठ से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो समीर और सारा वगैरह को तो मसखराना नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। शाहमीर, रुको, बात सुनो। अनीसा बेगम लगभग के पास आई। अम्मी, बहुत गलत किया है आपने मुझे अंधेरे में रख के। मैं जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया है। मेरे पाकिस्तान से जाने से चंद दिन पहले ही आपको पता चल गया था कि मैं ऐना को पसंद करने लगा हूँ। इसीलिए जब भी मैं फ़ोन पे ऐना के बारे में पूछता था आप ठीक से जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज आप सबके सामने मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, मैं ऐना को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो चाहे जिस हाल में भी है, मेरी शादी उसी से होगी। और अगर मेरे इस फैसले पे आप लोगों में से किसी को भी एतराज़ है, वो बेशक मेरी शादी में शरीक ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अपनी बात कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांप सूख गया था। ऐना, आई एम सॉरी। सबके साथ साथ मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। शाहमीर सुबह ही सुबह उसके कमरे में आया था और उसके सामने मुजरिमों की तरह बैठ गया। मेरा मुजरिम कोई भी नहीं, मुजरिम तो मैं खुद हूँ और सज़ा भुगत रही हूँ, बस यही बहुत है। वो आहिस्तगी से बोली। ऐना, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वरना मैं यकीनन तुम्हें कॉल करता, तुमसे बात करता। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शाहमीर अपनी नदामत, अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़े, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते, मेरा हाल पूछते। बस वक्त गुजरना था, गुजरता गया। ऐना ने अपने मखसूस बेतासुर लबो लहजे में कहा। वक्त को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था ऐना। शाहमीर को पछतावा घेर रहा था, लेकिन ऐना उस स्टेज पे थी जहाँ किसी की भी दुख, मलाल, पछतावा, अपनायत और माफ़ी तलाफ़ी
कोई मायने नहीं रखते। जहाँ वो बेहिसी की चादर ओढ़ चुकी थी। आज से 2 साल पहले अपने चेहरे पे पशेमानी लिए उसके वालिद मोहतरम फरोज़ गिलानी भी उसी तरह उसके पास आए थे और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग रहे थे, जिस पे कुछ भी कहे बगैर ऐना बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में पेश आई थी और उसका ये लिया दिया अंदाज अब हर एक के लिए मखसूस हो चुका था। शाहमीर को पाकिस्तान आए हुए 1 माह हो चुका था जब इस झील में कंकड़ पड़ा और लहरें दूर तक फैली थी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शाहमीर नवाज़ का नाम भी सुनना नहीं चाहती और आप कह रहे हैं मैं उससे शादी कर लूँ? वो इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनेगी। वो चीख चीख कर कहती पागल होने लगी और फिरोज़ गिलानी चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर आ गए। शाहमीर इस वक्त घर पे नहीं था। जब घर आया तो पहला सामना अनीसा बेगम से हुआ। मुबारक हो बेटा, आपकी शेती ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाप ने पूछा था। उससे कह रही थी कि मैं तो शाहमीर की शक्ल नहीं देखना चाहती। शादी तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। उसे इनकार करने का पूरा हक है। हमने उसके साथ क्या अच्छा किया जो वो मेरे प्रपोजल पे खुश होती। वो 1 बार नहीं 10 बार इनकार करे तब भी कम है। वो ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठते हुए अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा और अनीसा बेगम पहले उसको उसकी बात पे हैरान फिर खुश हुई थी। गोया तुम इसका इनकार तस्लीम कर चुकी हो। मैंने ये कब कहा अम्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ इनकार करती है तो करे, मैं उसे मनाऊंगा। वो 10 बार इनकार करेगी, मैं 10 बार मनाऊंगा। सरशार से अंदाज में सोफे पे नीम दराज हो गया। वो अनीसा बेगम कलस के रह गई और फिर ये रोज़ होने लगा। वो शाहमीर के प्रपोजल से इस कदर चिढ़ चुकी थी क्योंकि नाम भी लेता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो फिरोज़ गिलानी पे और शाहमीर इस हंगामे की आवाज़ सुन के उसके कमरे में ही आ गया था जहाँ फिरोज़ गिलानी मुजरिम बने बैठे थे। तब शाहमीर ने खुद साफ साफ बात करने का सोचा और जब गुस्से में आ गया तो अपने कमरे से अपनी डायरियाँ गिफ्ट्स उठा लाया। ये डायरियाँ उसने इंग्लैंड में लिखना शुरू की थी और इन डायरियों में तहरीर लफ्ज़ों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ ऐना की ज़ात थी। वो ऐना जो शाहमीर के प्रपोजल को महज एक हमदर्दी और नदामत का नाम दे रही थी और वो इसकी डायरियों में तहरीर मोहब्बत और चाहत को पढ़कर दम बखुद रह गई। वो फटी फटी आंखों से इन गिफ्ट्स को देख रही थी जो शाहमीर उसके लिए लाया था। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, हर चीज़ उसने ध्यान खास रखा था। एक एक चीज़ को बहुत एहतियात और बहुत चाहत से पैक किया हुआ था। उसकी मोहब्बत उसके लफ्ज़ों से, उसकी चीज़ों से ही छलकी पड़ रही थी। ऐना गंग सी हो चुकी थी। मगर मैं फिर भी शादी नहीं कर सकती। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सब कुछ जान लेने के बाद ऐना का लहजा तो बदल गया लेकिन बयान अब भी ना बदला था। वो अब भी शादी से इनकारी थी। मुझे वजह बता सकती हो? शाहमीर संजीदगी से उसे देख रहा था। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। वो रुख मोड़ते हुए बोली। क्यों छोड़ दे अकेला? किस लिए? हर बात पे तुमने एक ही रट लगाई होती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों भागती हो सबसे? शाहमीर ने उसे कंधों से थाम लिया। क्यों सब मुझसे भागते रहे हैं? क्योंकि सबने मुझे नफरत, तन्हाई और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया। क्योंकि आपकी माँ मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। इसलिए कि आपकी ये नाम मोहब्बत, अपनायत और हमदर्दी मुझे चलने की ताकत ना दे दे। आज इतने सालों बाद आपका ये अपनापन मेरे किसी काम का नहीं। मुझे जब सबकी ज़रूरत थी तब कभी किसी ने मेरे कमरे में झांका तक नहीं। यहाँ तक कि मेरे बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी। आज अगर सबके दिल में मेरे लिए दर्द जागा है तो मेरे किस काम का? और आज आपका ये दर्द मेरे गुजरे हुए दर्द को कम नहीं कर सकता। आपकी ये हमदर्दी मेरी अजियत, मेरे दुख नहीं समेट सकती। जिन अजियतनाक रातों को मैंने अकेले जाकर गुजारा है वो मैं भूलूँ भी तो कैसे? ऐना शाहमीर के सवाल पे चटक गई। उसके आंसू रुखसारों को भगोते चले गए। ऐना प्लीज़ मुझे गुजरे वक्त का आईना मत दिखाओ। जो मेरी बेखबरी और नादानिस्तगी में हो चुका है इसकी सजा ना दो। मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। बेशक तुम्हें अपनी मर्जी का इख्तियार है लेकिन प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत का तो सोच लो। शाहमीर का लहजा इल्तिजाइया हो गया। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। नफरत करती हूँ मैं आपसे। दूर हो जाए मेरी नज़रों से, चले जाएं यहाँ से। वो कहते कहते चिल्लाने लगी। उसका अंदाज जुनूनी सा हो रहा था। शाहमीर ने उसे रोकना चाहा तो वो शाहमीर के गले पड़ गई। वो चाहता था कि ऐना एक बार दिल खोलकर अपने अंदर का गुबार निकाल ले। तमाम गिले शिकवे, गुस्सा सब एक साथ बहा डाले और शाहमीर की तवक्का के मुताबिक ऐसा ही हुआ। वो रोते रोते थक गई तो उसी के कंधे पर सर रख के सिसकने लगी और शाहमीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए उसे अपनी मोहब्बत और अपनी जान ज़ात का मान बख्शा था। और ऐना अपनी सिसकियों में न जाने क्या क्या कहती चली गई। ऐना की शर्त थी वो शादी के बाद गिलानी हाउस में नहीं रहेगी और शाहमीर ने उसकी ये शर्त आंख बंद करके मान ली थी क्योंकि वो जानता था वो घर के माहौल से निकलना चाहती थी। इसलिए उसने चंद दिनों में अपने लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया और आज वो धूमधाम से उसे रुखसत करवा के अपने साथ ले आया था। और पहले कदम पे ही ऐना घबरा गई क्योंकि मसला 2nd फ्लोर पे जाने था। ऐना दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी थी और शाहमीर फ्लैट्स की बिल्डिंग को मनी खेजी से देखता हुआ ऐना की साइड पे आया था। क्या ख्याल है दुल्हन साहिबा? सीढ़ियों पे एंजॉय करते हुए जाएं कि लिफ्ट का सहारा लें? ऐना का चेहरा झुका हुआ था। उसके लहजे और बात पे मजीद झुक गया। लिफ्ट से चलते हैं, ऐना ने आहिस्तगी से कहा। यही तो मैं सुनना चाहता था जनाब। शाहमीर शरारत से हंसा और गाड़ी को लॉक करते हुए उसने ऐना को पूरे इस्तेहकाक से बाजू में उठा लिया। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही ताज़ा गुलाब के फूलों की
महक ने 4 सू फैलते हुए उनका भरपूर इस्तकबाल किया। शाहमीर ने ऐना को बड़े मान के साथ बेड पे बिठाया था और कमरे को देखकर ऐना की आंखें फैल गई। उसे शायद अंदाज़ा नहीं था शाहमीर कमरे को इतना डेकोरेट करेगा। पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजा हुआ था और इसके अलावा कमरे की दी गई डेकोरेशंस और कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत थे। ऐना ने एक एक चीज़ को बहुत दिलचस्पी से देखा। क्या देख रही हो यार, क्या बेडरूम अच्छा नहीं लगा? शाहमीर दरवाजे लॉक करके वापस आया तो ऐना के एक ही ज़ाविये से बैठे देखकर पूछ लिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने फ़ौरन चेहरा झुका लिया क्योंकि आंखों के गोशे भीग चुके थे। फिर कैसी बात है? शाहमीर उसके बराबर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ चुका था। मैं इतनी मोहब्बत और अपनायत की आदी नहीं हूँ शाहमीर। वो रोहानसी होगी, मेरे साथ रहोगी तो आदी भी हो जाओगी। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। वो उसकी आंसू पूछते हुए बोला। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो गहरी पुरसुकून नींद सो रही थी जब शाहमीर ने उसके कान के करीब काफ़ी गंभीर आवाज़ में उसे मॉर्निंग विश करते हुए नींद से जगा दिया और हैना के चेहरे पे बिखरे बाल आहिस्तगी से पीछे हटाकर उसके माथे पे बोसा दिया। इतनी जल्दी? ऐना ने टाइम देखकर कहा। रानी आपी की कॉल आई थी, वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं, इसलिए सोचा तुम्हें जगा दूँ। शाहमीर ने उसको अपने बाजू का सहारा देते हुए उठा कर बिठाया। लेकिन फिर तो मैं लेट हो जाऊँगी, मुझे तैयार होना है। कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ आता हूँ। आप ही के आने तक तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े और तौलिया मैं वॉशरूम में रख आया हूँ। उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर शाहमीर बाथरूम में ले आया। साबुन, शैम्पू, तौलिया, बॉडी स्प्रे सब कुछ उसके करीब रख के पानी चेक करके बाहर चला गया। और ऐना कितने ही लम्हे उसकी पुश्त को देखती रह गई। गुड मॉर्निंग डियर। रानी आपी ने घर में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर विश किया। गुड मॉर्निंग। शाहमीर हमजा और सोनी को प्यार करते पीछे हट गया। ऐना कहाँ है? वो शावर ले रही है। ओके तुम बैठो, मैं नाश्ता निकालती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी। रानी आपी उनके छोटे से अमेरिकन स्टाइल किचन की सिमत फट गई। कैसा फील कर रहे हो शादी के बाद? उन्होंने इसे छेड़ा। शाहमीर मुस्कुरा दिया। अभी तो सिर्फ खुशी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस खुशी को बहुत ज़्यादा खुशी में तब्दील करना चाहता हूँ। किस्मत के साथ कोशिश और मेहनत का खेल खेलना चाहता हूँ। शाहमीर का लहजा एक तरंग लिए हुए था। क्या मतलब? मतलब बहुत खास है अभी। मैं ऐना को उसके कदमों पे दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैंने आज दिन 12 बजे एक डॉक्टर से टाइम ले रखा है जो ऐना का चेकअप करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। शाहमीर की बात पर रानी आपी को हैरत हुई। क्या ऐना ठीक हो सकती है? आपी, खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने ऐना का मसला उसके साथ शेयर किया था और उन्होंने मुझे अच्छी की उम्मीद दिलाई है। और वैसे भी मुझे उसकी ज़ात पाक पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह ऐना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाहमीर का लहजा पूरा यकीन था। व्हीलचेयर पर बैठी ऐना के आंसू छलक पड़े। वो शाहमीर की बातें सुनकर रो पड़ी थी। अब अगर वो ना भी ठीक होती तो उसे कोई गम नहीं था क्योंकि अब उसका एहसास करने वाला, उसका दर्द बांटने वाला साथी उसके साथ था। शाहमीर की मुसलसल एक्सरसाइज, मसाज, मेडिसिन और तवज्जो ने ये दिन दिखाया था कि पूरे 8 माह बाद ऐना ने 4 साल बाद पहला कदम उठाया था। वो शाहमीर का सहारा लेकर चलने की कोशिश करने लगी थी। फिर अगले 4 माह तक स्टिक का सहारा लेने लगी और ठीक 2 साल बाद ऐना अपने कदमों पे चल के वापस गिलानी हाउस आई थी अपने पापा से मिलने। ऐना मेरी बच्ची। वो उसे देख के बेयकीन हो गई। कैसे हैं पापा? वो उनके गले लग गई। कौन आया है? उन्नीसा बेगम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम ताई आंटी। ऐना सलाम करते हुए उनकी सिमत फड़ी, लेकिन उन्नीसा बेगम साकत सी खड़ी थी। ब्लैक और सिल्वर कम्बिनेशन की साड़ी में, शोल्डर कट बालों और हल्के मेकअप के में वो ऐना तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। ऐना ने शाहमीर को देखा। अम्मी, ऐना आपको सलाम कह रही है। उसने माँ को मतवज्जा किया। हूँ हाँ। उन्होंने खोए हुए अंदाज में उसके सर पे हाथ रखा। बेटा ये सब कैसे? फिरोज गिलानी खुशी से बोल नहीं पा रहे थे। ये सब सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। ऐना बहुत अरसे से चलने फिरने में काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात राज रखी थी। शाहमीर ने ऐना को वालहाना नज़रों से देखते हुए कहा। सभी हैरत से देख रहे थे। ये सब मेरे खुदा का और मेरे मसीहा का कमाल है। एक ऐसा मसीहा जो मेरे दिल में ही नहीं मेरी रूह में भी बसता है। ऐना का लहजा भीगा हुआ था। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है और हमने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है जिसके लिए हम आप सबको इनवाइट करने आए हैं। ऐना ने सबको दावत दी और समीर बेख्तियार हंस पड़ा। भाई आप लोग तो छुपे रिश्तम निकले हो। सब कुछ अकेले ही अकेले कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। मोहब्बत हो तो ऐसी। ऐना खिलखिलाकर हंसी। नवाज गिलानी भी बेटे की मोहब्बत और मेहनत देखकर बेइंतहा खुश हुए थे और शाहमीर की खुशी बयान से बाहर थी कि उसकी मोहब्बत रंग ले आई थी। और इसके साथ ही ये छोटा सा खूबसूरत सा नावल अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।